guys, welcome to the channel. So I hope कि आपने हाउ टू अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस वाला पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो आगे के जो रिएजेंट बचे हुए हैं हम क्या करने वाले हैं, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 14 जो रिएजेंट है दैट इज़ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि विद दिस आपको डाईहाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है। तो कभी कहीं भी आपको अगर ये रिएजेंट दिखता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्कीन का डाईहाइड्रोक्सिलेशन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है और आपके पास आपको डबल बॉन्ड देखना है यहाँ पे, और इसका एक और वर्जन आपको अवेलेबल है दैट इज़ एसिमेट्रिक वर्जन, जहाँ पे आपको जनरली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी दिया रहता है और एडी मिक्स दिया रहता है उसके साथ में। तो इसका मतलब समझिए कि वहाँ पे आपको जो डायोल बनने वाला है या तो अबव द प्लेन बनेगा या तो बिलो द प्लेन बनेगा। सो दिस विल बी द रिएजेंट। तो नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है आपका DDQ। DDQ में आपको हमेशा याद रखना है कि हमें इसमें क्या करना है कि पैरामिथॉक्सीबेंजोल्डिहाइड का हमें क्या करना है, इसका हमें डी प्रोटेक्शन करना है। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ रिएजेंट दिया है तो समझ जाए कि वहाँ पे आपको इस ग्रुप का क्या करना है, ऐसे ग्रुप का क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना है। तो जब हम डी प्रोटेक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये पैरामिथॉक्सीबेंजोल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे तो DDQ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका डी प्रोटेक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, NaClडिहाइड और अल्कोहल मिलेगा। लेकिन जबकि अब अगर आप क्या करते हो कि पैलेडियम चारकोल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में दैट इज़ न्यूट्रल कंडीशन में अगर आप डी प्रोटेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे टॉल्विन मिलेगा, अल्डिहाइड नहीं मिलेगा, और अल्कोहल एज इट इज़ मिलेगा। उसी तरीके से एक कैन है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो ये भी एक रिएजेंट है जो DDQ जैसा ही काम करता है। तो आपको सिर्फ कितना याद रख लेना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट जो है हमारा डाइबोरेन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेसिक कंडीशन। तो ये जनरली आपको पता ही होगा कि ये और कौन सा रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन के लिए रिएजेंट है। उसके बाद ये किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो दोनों रिएजेंट अगर आपको साथ में दिए तो हमें क्या करना है, पहले तो हाइड्रोबोरेशन करना होता है। इसके जगह पे आपको कभी कभी आपको वो बोरॉन डेरिवेटिव भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स का रिएक्शन होता है, सिर्फ इतना याद रख लिए। जब ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट रिएजेंट है डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन जो है बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट है, जो क्या करता है, एक तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है कि एस्टरिफिकेशन कर सकता है। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है, एस्टरिफिकेशन कर सकता है, या फिर अल्कोहल का इथरिफिकेशन कर सकता है। उसके बाद रिंग एक्सपांसन भी हो सकता है इसमें। तो रिंग एक्सपांसन मीन्स वहाँ पे डेमजानो रीअरेंजमेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे कीटोन का एक्सपांसन होगा। तो कीटोन अगर 5 मेंबर रिंग है सपोज मान लो वहाँ पे, तो आपको 6 मेंबर रिंग मिल जाएगा। 6 मेंबर रिंग मीन्स आपको एक CH2 एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलने वाला है। तो रिंग एक्सपांसन होने वाला है। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेनेशन। तो जनरली आपको पता ही होगा कि साइक्लोप्रोपेनेशन यहाँ पे जस्ट लाइक कार्बीन जैसा क्या होगा, सिंपल एडिशन होने वाला है। तो साइक्लोप्रोपेनेशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी जनरली जो होता है कि डाइजोमीथेन हम बोलते हैं, लेकिन इतना इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव नेचर होता है। इसका प्रिपरेशन जो है बहुत ही क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो इसके लिए हम जनरली हम डाइजोमीथेन का बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डाइजोमीथेन है बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में इसका यूज़ होता है, अदरवाइज इसको यूज़ एजेंट है आपका, ये है आपका टोसाइल हाइड्रोजन। टोसाइल हाइड्रोजन का आपको कभी भी अगर आपको एरो पे दिखे तो समझ जाइए कि एक फेमस नेम रिएक्शन है जिसका नाम है सैपेरो रिएक्शन। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में होता है, और ये जो डबल बॉन्ड है एक नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। तो इसका हम फॉर्माइलेशन कर सकते हैं, इसको बहुत सारे कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा जिंक अमालगम। तो जिंक अमालगम कभी भी आपको ऐसा दिखे तो समझ जाइए कि वो किसके केस में होता है, जनरली एसिडिक कंडीशन में। और होता क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन का केस है ये।
तो क्लेमेंसन रिडक्शन मतलब कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन आप किस में करोगे, अल्केन में करोगे। उसी तरीके से सेम टू सेम फंक्शन के लिए एक दूसरा रिएजेंट है जो है हाइड्रोजन और बेसिक कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे वुल्फ किस्नर रिडक्शन होने वाला है। तो ये दोनों के दोनों रिएजेंट जो है वो दोनों का फंक्शन सेम है, बस यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे वुल्फ किस्नर रिडक्शन ये एसिडिक कंडीशन में होता है और ये बेसिक कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट है आपका ट्राईमिथाइल ऑर्थो एसीटेट। अगर आपको कभी भी एरो पे ये दिखता है ट्राईमिथाइल ऑर्थो एसीटेट और कोई भी एसिड का सोर्स दिखता है, जनरली वीक एसिड हम यूज़ करते हैं। तो प्रोपेनाइक एसिड क्या है आपका, वीक एसिड है, तो हम यूज़ करते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि यहाँ पे आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जॉनसन क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन होता है, दैट इज़ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3,3 रीअरेंजमेंट आपको आना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट रिएजेंट है आपको साइनाइड। तो साइनाइड के केस में आपको कभी भी आपको अगर एरो पे साइनाइड या फिर साइनाइड का सोर्स दिखता है तो आपको सबसे पहले तो क्या सोचना चाहिए कि यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में सोचना है। तो होता क्या है कि वहाँ पे आपको ये साइनाइड ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है, उसके बाद आपको ऐसा आयन मिलता है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करता है, ये प्रोटॉन यही एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये नेगेटिव चार्ज बनता है। अब ये नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे पे भी अटैक कर सकता है। तो जनरली रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का भी एक एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्पलम। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या हो सकता है कि स्टेटर रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। और उसके बाद अल्फ़ा अमीनो एसिड के सिंथेसिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड में कन्वर्जन हो सकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइनाइड का बहुत ही जगह पे यूज़ होता है। तो ये सारे लिमिटेड यूज़ करना है इसका, हमें बहुत सारे रिएक्शन के बारे में नहीं सोचना है। आफ्टर दैट अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको एरो पे एसीटोन और एसिड सोर्स दिया हुआ है या फिर 2-मिथॉक्सी प्रोपेन या फिर 2,2 डाईमिथॉक्सी प्रोपेन ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो समझ जाए कि वहाँ पे आपको सारे के सारे जो रोल है सबका एक ही है। और इस कंडीशन में हमें क्या करना है, 1,2 डायोल प्रोटेक्शन करना होता है। तो इस तीनों में से कोई एक आपको अगर दिया है तो समझ जाए कि वहाँ पे 1,2 डायोल प्रोटेक्शन करना है। तो ये सारे के सारे जो रिएजेंट है, जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जो जनरली CSIR में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको बस क्या कर रही है, बार बार रिवाइज़ कीजिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो रिएजेंट है वो हाल फिलहाल में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो ऑफन रिएजेंट पूछे जाने वाले हैं वो यही रिएजेंट होते हैं जो कभी न कभी वो मिक्सअप में पूछ सकते हैं वो। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उसको कन्वर्जन हम क्या क्या कर सकते हो। तो पहला है हमारा अल्केन। तो अल्केन आपको पता है कि अल्केन बहुत ही लेस रिएक्टिव क्या है आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जनरली होता क्या है कि एसिड और बेस का इसके ऊपर कोई भी एक्शन होता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि रेडिकल रिएक्शन कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि अल्केन का अगर हम रेडिकल फॉर्म करेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रेडिकल हम फॉर्म कर सकते हैं। जल्दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी यूज़ हो सकता है ये। और आपको एरो पे दिया हुआ है कि AIBN दिया हुआ है, बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम रेडिकल रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद अल्काइन है। अल्काइन तो आपको पता है कि सबसे बेसिक, अगर हम बेसिक कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है वो जो क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो हमारे पास दो तरीके से अल्काइन होते हैं, एक तो टर्मिनल हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। तो देखिए अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर आपके पास ये टर्मिनल है और आपको अराइल हैलाइड और पैलेडियम कॉपर का एक कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है या पैलेडियम का कोई सोर्स दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे आपको ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस, दैट इज़ ऑर्गेनोमेटालिक कपलिंग रिएक्शन हमें देखना है, सोचना है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको
सिंपल कपल होने वाला है, जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ से आपको आयोडीन क्या होगा, सिंपल वहाँ पे कपलिंग होने वाला है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। अगर हम करते हैं टर्मिनल अल्काइन का तो हमें कीटोन मिलेगा। ना अगर हमारे पास इंटरनल अल्काइन है तो हमारे पास देयर आर व्हाट 2 पॉसिबिलिटी, इट कैन बी एडेड टू द एनी वन कार्बन, बट व्हेन यू गो फॉर द टर्मिनल अल्काइन इट इज एडेड टू द कार्बन विच इज व्हाट सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये हम इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि जो मेन फंक्शन क्या होने वाला है। तो अभी हम ये यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका इंटरनल अल्काइन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रिडक्शन कर सकते हैं। तो कंप्लीट रिडक्शन हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया। उसके बाद अगर हमें अब 2 कंडीशन है, अगर लिथियम लिक्विड अमोनिया पे के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो ट्रांस मिल सकता है। अगर हमने क्या किया, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट यूज़ किया तो हमें क्या मिलेगा, सिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं लिंडर कैटलिस्ट। तो लिंडर कैटलिस्ट का जो कंडीशन है यही है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है एज अ कैटालिटिक पॉइजन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जो कि रिएक्शन को स्लो कर दे रहा है। इसके बाद है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका कन्वर्जन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी रिएक्शन की। तो हेनरी रिएक्शन में होता है क्या है, जिसको हम, उसका दूसरा नाम क्या है आपका, नाइट्रो अल्डोल रिएक्शन। नाइट्रो अल्डोल रिएक्शन में होने वाला क्या है, जस्ट लाइक अल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे क्या होने वाला है, नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या है, ये एसिडिक प्रोटॉन है जो क्या करेगा, यहाँ से बेस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और सिंपल न्यूक्लियोफिलिक क्या होने वाला है, यहाँ पे एडिशन होने वाला है। तो सिंपल आपको क्या मिलने वाला है, नाइट्रो अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा है कि अगर यही नाइट्रो ग्रुप को अगर हमें हटाना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम नेफ रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है पहले से और हमें क्या करना है, उसको कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर लुइस एसिड के प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रो अल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय नेफ रिएक्शन हम करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप हमें मिल जाएगा यहाँ से। इसके बाद है कि आपको यहाँ पे रिडक्शन होने वाला, रिडक्शन करोगे नाइट्रो का तो सिंपल हमें अमाइंस मिलता है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हेनरी रिएक्शन हो सकता है, नेफ रिएक्शन हो सकता है और रिडक्शन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की बात करेंगे या फिर विनाइल नाइट्रो कंपाउंड की बात करेंगे। तो इनका जो है फंक्शन क्या होता है कि ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है यहाँ पे, तो मेटा पोजीशन पे हो सकता है क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है आपका, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रो ग्रुप के पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो सिंपल आपका ये मैकेनिज्म होने वाला है, दैट इज़ SNR रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहले तो ये ऐड होगा, ठीक है, ये ऐड होगा तो यहाँ पे जाएगा ये और कॉन्जुगेशन में होगा नाइट्रो के। उसके बाद क्या होने वाला है कि यहाँ पे आपको जब ये वापस आएगा तो ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड जो होता है वो सैंगर्स रिएजेंट जो होता है उसमें भी यूज़ होता है। सैंगर्स रिएजेंट जो होता है वो डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो क्या है एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स हैं। तो जिसमें आपको जो रिएजेंट यूज़ होने वाला है वो 2,4-DNB मतलब 2,4 डाइनाइट्रो है ब्रोमोबेंज। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सैंगर्स रिएजेंट में भी नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस होता है। उसके बाद विनाइल नाइट्रो कंपाउंड अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही फेमस रिएजेंट है जो कि माइकल एडिसन में यूज़ होने वाला है। तो माइकल एडिसन का तो नाम सुना होगा आपने। उसके बाद वॉन रिचर रीअरेंजमेंट, ये जनरली अभी तक पूछा नहीं गया है CSIR के एग्ज़ाम में,
तो लेकिन हम देख सकते हैं कि आगे भी पूछने का चांस है। तो देखिए बॉन्ड रिचर होता क्या है कि अगर हमारे पास एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स है तो उसमें क्या होगा, साइनाइड अटैक करेगा पहले ऑर्थो पोजीशन पे, उसके बाद उस साइनाइड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और आपका नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से। तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर हम आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा, अदरवाइज हमें पता लगेगा कि ये इप्सो अटैक है यहाँ पे। देन सिंपल रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो रिडक्शन आपको एक तो पैलेडियम कार्बन एंड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो सकता है या फिर 10N HCl के प्रेजेंस में हो सकता है, टू कन्वर्ट एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड इनटू एरोमेटिक अमाइन। उसके बाद है नाइट्राइल। नाइट्राइल जो है आपका यहाँ पे, नाइट्राइल का क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि नाइट्राइल भी एक क्या है, एक गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अल्फ़ा प्रोटॉन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, जस्ट लाइक नाइट्रो नाइट्रो अल्डोल रिएक्शन ये अटैक कर सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको और भी दूसरे फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। या फिर और दूसरा क्या हो सकता है, इसका रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन करेंगे तो हम पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे 2 मोल्स, तो हमें टोटल अमाइंस मिल जाएगा। अगर हम क्या कर सकते हैं, इसका इमाइन बना और उसी पे हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्राइल का ही, अगर हम LaH यूज़ ना करके हम अगर डाइबाल H यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्ट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा। तो हम ये जो 2 स्टेप्स है उससे हम बच जाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते थे, ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंपल पहले तो इमाइन मिलेगा, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कीटोन मिलता है। और इन प्रेजेंस ऑफ अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस भी करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन हो सकता है इसका। जो नेक्स्ट रिएजेंट की बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड तो बहुत सारे इंटर कन्वर्जन में यूज़ होता है, जनरली आपने सुना होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयोडीन कोई भी हैलाइड क्या हो जाता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो हम बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो SN1 हो या SN2 हो या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो, इसमें सारे में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या उसके डेरिवेटिव भी होते हैं, अलाइल ब्रोमाइड होगा, ठीक है, क्रोटाइल ब्रोमाइड हो सकता है। तो हम ये सारे के साथ डेरिवेटिव भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का ईथर है। ईथर जब हम बात करते हैं तो ईथर में जब आता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो आपको क्या करना है, याद रख लेना है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल होने वाले हैं। तो ईथर जनरली फॉर्म कैसे होता है, ईथर जनरली कभी भी आपको ईथर दिया नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपको अल्कोहल दिया रहेगा, कोई प्रोटेक्टिंग रिएजेंट दिया है, तो वहाँ पे भी ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। या फिर आपको, तो ईथर कहाँ मिल सकता है आपको, बेंजाइल ईथर मिल सकता है, PMB ईथर और यहाँ पे मिथॉक्सी ईथर, मिथाइल ईथर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग रिएजेंट से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ऐसा कन्वर्जन हम कर सकते हैं। उसके बाद विटिक रीअरेंजमेंट बहुत ही फेमस है, जो आपने सुना होगा। तो विटिक रीअरेंजमेंट के लिए तो आपने सुना है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे और सिंपल यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है और आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ईथर रीअरेंज करके आपको अल्कोहल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1-2 शिफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये अटैक करेगा और ये आपका अल्कोहल मिल जाएगा, तो अल्कोक्सी बन जाएगा। सो दैट इज़ द सिंपल रीअरेंजमेंट। आपको इतना याद रख लेना है कि 1-2 अल्काइल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, अगर हम ईथर को HI कंडीशन में यूज़ करते हैं, HI का मतलब होता है एसिड का सोर्स। तो H+ का सोर्स है, तो समझ जाए कि ईथर को ब्रेक करने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक वहाँ पे अटैक होने वाला है और आपका ईथर ब्रेक होगा।
और उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट की हम बात करेंगे। लास्ट रिएजेंट है जो हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको देखिए ये बाकी रह गया था, अल्काइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाकी रह गया था जो जनरली एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हाइड्रोबोरेशन का नाम सुना ही होगा आपने। तो अल्काइन अगर हमारे पास है, टर्मिनल अल्काइन है, तो उस केस में होने वाला है क्या कि यहाँ पे आपको हाइड्रोबोरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बोरॉन रिएजेंट। तो इन प्रेजेंस ऑफ बोरॉन रिएजेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे सिंपल एडिशन होने वाला है। जो एडिशन होने वाला है वो सिन एडिशन होने वाला है। तो आपको कैटेचोल बोरेन भी दे सकते हैं या फिर कोई भी बोरॉन रिएजेंट दे सकते हैं, 9BBN भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो एडिशन होने वाला है वो सिन एडिशन होता है। अब ये सिन एडिशन होगा। अब ये जो आपका मॉइटी है ये क्या कर सकता है, किसी भी दूसरे अल्काइल लेड या विनाइल लेड के साथ क्या कर सकता है, कपल कर सकता है। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, या फिर हम सिंपल इसका ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। तो आप इसको सिर्फ क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। तो दिस विल बी द सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, और एक्चुअली एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है, नहीं तो मैं वीडियो रोज़ का रोज़ अपलोड करूं। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियो का थोड़ा वेट कीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। तो होप गाइज यू आर डूइंग वेल एंड कीप preparing for your NET examination, GATE examination, IIT JAM examination. So don't lose your hope. So thank you so much and have a nice day.